हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास +2 समाजशास्त्र। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। अध्याय 2 भारतीय समाज की जनसंख्या की संरचना। आपके पेपर में 6 नंबर के, 4 नंबर के, 2 नंबर के और 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। आज जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आयु संरचना पे आने वाला है, जनसंख्यिकी पे, जन्म दर में गिरावट, जनकीकी और समाजशास्त्रियों ने क्या कहा है जनकीकी के बारे में, और लास्ट क्वेश्चन है औपचारिक और सामाजिक जनकीकी में किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो एक बार फिर से देखते हैं अध्याय 2 भारतीय समाज की जनसंख्या की संरचना। ध्यान रखना है आपने, चैप्टर का नाम ही है जनसंख्या की संरचना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन संरचना पे, आयु संरचना पे, साक्षरता पे, इन्हीं सब पे आएंगे। तो ऐसी क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें से मैंने 5 ईयर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। पहला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या में आयु संरचना का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में है और सीबीएसई ने 2016 में ये क्वेश्चन दिए थे। आयु संरचना, इसमें सभी वर्ग के बच्चे, युवा, बूढ़े व्यक्ति शामिल किए जाते हैं। यह कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों का अनुपात है। हम पूरी जनसंख्या को अनुपात में ही शो करते हैं, जैसे कि 3%, 4%। तो टोटल मान के चलिए बच्चों की अगर संख्या 30% है तो वो 30 अनुपात होएगा। अगर बूढ़े की जो जनसंख्या है वो 60% है या 25% है तो अनुपात में 25 होएगा। तो इसीलिए यहाँ अनुपात वर्ड आपको भी लिखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत के जनसंख्यिकी कि लाभांश को फायदा कैसे होता है। तो सिंपल रीजन है, फायदा तभी होएगा जब युवा जनसंख्या की वृद्धि होएगी तो फायदा होएगा, समाज में विकास होएगा, काम करने वाले हाथ ज़्यादा होंगे। परिसारिता अनुपात को कभी कभी जनसंख्या लाभांश के रूप में देखा जाता है, क्योंकि आयु संरचना में परिवर्तन से लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे बोला जाएगा अगर बूढ़े व्यक्तियों की जनसंख्या कम है और युवा की जनसंख्या ज़्यादा है तो लाभ तो होएगा ही, लेकिन यह लाभ अस्थायी होता है। अब आपको समझ में आ चुका होगा, ये अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी। कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा भाग कार्यशील वृद्ध लोगों में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप पहले सोच रहे जैसे था आपके जापान में पॉलिसी कि वहाँ पे 1 चाइल्ड की पॉलिसी थी, जिसके कारण सबसे ज़्यादा वृद्ध लोगों की जनसंख्या हो गई। तो इस कारण उस पॉलिसी को वापस लिया गया। तो कई बारी जो पॉलिसी बनाई जाती है पॉलिटिकल सिस्टम में या आपके समाज में, उससे भी कई बारी जनसंख्या पे असर पड़ता है। एग्जाम्पल सबसे बड़ा है जापान, जहाँ पे वृद्ध लोगों की जनसंख्या बढ़ चुकी थी 5 सालों में, क्योंकि वहाँ 1 चाइल्ड की पॉलिसी थी, एक ही बच्चा होएगा। तो जिसके कारण जनसंख्या में काफ़ी तेजी से वृद्ध लोगों की जनसंख्या बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 3, जन्म दर में गिरावट के बावजूद भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ गई है, कारण समझाइए। तो पहला कारण तो आपका है चिकित्सा सुधार। एक ऐसी अवस्था जब रोग नियंत्रण के आधुनिक तरीकों के प्रयोग, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, बेहतर पोषण तथा चिकित्सा सुधार की उपलब्धता के कारण मृत्यु दर में सापेक्ष रूप से तेजी से गिरावट आती है। तो पहला कारण था चिकित्सा सुविधा। हॉस्पिटल इतने खुल चुके हैं कि ट्रीटमेंट होता है और लोगों की जान बच जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। प्राकृतिक वृद्धि दर, नॉर्मली जनसंख्या तो बढ़ती है, जन्म दर तथा मृत्यु दर के बीच अंतर ही होता है। प्रतिस्थापन, ये कारण भी इम्पोर्टेंट है। एक जगह से लोग दूसरे जगह स्थापित होते हैं, प्रतिस्थापित होते हैं। गांव में रोजगार नहीं है, काम नहीं है, इसलिए सब सिटी में आते हैं काम करने। तो इसके कारण सिटी की जनसंख्या बढ़ गई है। तो प्रतिस्थापन भी एक कारण है। लास्ट में हमने मृत्यु दर का डिफिनेशन दिया है, क्योंकि यहाँ पे पूछे गए थे जन्म दर में गिरावट के बावजूद जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ गई है, कारण समझाइए। तो मृत्यु दर का इसलिए लिखा है कि यहाँ जनसंख्या जब भी बढ़ता है तो एक कारण होता है मृत्यु दर।
मृत्यु दर होएगा और जन्म दर ज़्यादा होगा तभी जनसंख्या बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे दो ही कारण इम्पोर्टेंट हैं आपके, एक तो चिकित्सा और दूसरा प्रतिस्थापन। इन्हीं दो कारणों के आधार पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी दो हमने टर्म्स के डिफिनेशन दिए क्वेश्चन में से, जन्म दर टर्म्स का है, मृत्यु दर भी टर्म्स का ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछे गए हैं, जनकीकी और समाजशास्त्रियों ने भारत में गिरते हुए स्त्री पुरुष में अनुपात के कारण बताए हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। 6 नंबर में है तो आपने ध्यान रखना है कि कम से कम 7 से ऊपर पॉइंट लिखने हैं। क्यों? क्योंकि आप जितने पॉइंट लिखेंगे वो सब सही है ये भी कंफर्म नहीं होता है, इसलिए 1-2 पॉइंट आपने ज़्यादा लिखने हैं। और एसएसटी में ऑलरेडी ज़्यादा लिखे जाते हैं ताकि अगर गलतियां हो तो मैनेज हो जाए आंसर में। तो पहला पॉइंट देखते हैं, स्त्री पुरुष किसी क्षेत्र में विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है। ये अनुपात बताए गए हैं कि अनुपात कैसे लिए जाते हैं। यह अनुपात जनसंख्या में लैंगिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। ऐतिहासिक रूप से विश्व के अधिकांश देशों में पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम है। जहां 20वीं शताब्दी में प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थीं, वहीं 21वीं शताब्दी में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या 933 हो गई घटकर। तो आप देख सकते हैं 40 यहाँ पे भी कम हो गए। तो इसका सबसे मेन कारण है वो है जिसके राज्य स्तर पर बाल लिंग अनुपात, वही जो बच्चों में ही मार देते हैं। अब इसका है कि राज्य स्तर पर बाल लिंग अनुपात बताने की तो जरूरत है नहीं आपको। एक तो भ्रूण हत्या हो जाता है, एक बाल कि बच्चे में उसका ध्यान नहीं रखते, वो उस बीमार हुआ उसके बाद मर भी जाते हैं। तो ऐसे होते हैं। कम से कम 6 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बाल लिंग अनुपात होता है, 793 से भी कम है। तो ये लिंग अनुपात होता है इसलिए क्योंकि इसका कारण है समाज में एक धारणा बनी हुई है कि समाज पुरुष प्रधान देश है तो महिला चला नहीं सकती, इसीलिए जो महिलाओं की जगह पुरुषों को सम्मान दिया जाता है और इसीलिए लड़कों को महत्व है, जिसके कारण लिंग अनुपात को बढ़ावा मिला है 21वीं शताब्दी में। धार्मिक तथा सांस्कृतिक विश्वास, अब आपको पता होगा कि कई सारे धार्मिक अनुष्ठानों में लड़कियों को बैठने ही नहीं दिया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि कहते हैं जब धर्म ही लड़कियों को नहीं देगा मान्यता तो समाज कहाँ से देगा। तो इसके कारण भी बेटियों की संख्या कम हुई है। रीति रिवाज की हकदार नहीं होती, बेटे ही होते हैं, यहाँ पे दिया गया। आर्थिक कारण, लड़कियों को तो काम करने ही नहीं देता, पैसे कहाँ से लाएगी बाहर से काम करके। और कृषि स्तर पर देखें तो खेतों में महिलाएं तो काम करती ही नहीं है, पुरुष ही काम करते हैं। इसी कारण कृषक का भी यही कहना है कि उसकी संपत्तियों का जो हकदार है वो बेटी नहीं बेटा है। क्यों? क्योंकि बेटा उनके साथ रहेगा और बेटियां दूसरे घर शादी करके चली जाएंगी, ये रीज़न है। जागरूकता का अभाव, अब समाज में जागरूकता की कमी है, इसी कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वे सोचते हैं बुढ़ापे में उनका बेटा सहारा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने 9 पॉइंट इसलिए लिखे हैं क्योंकि ऊपर स्टार्टिंग में 2 डिफिनेशन दिए हैं, वो पॉइंट का हिस्सा नहीं है, डिफिनेशन है। जहाँ पे आपके लिंग अनुपात का डिफिनेशन है और लैंगिक संतुलन का, तो ये 2 डिफिनेशन दिए इसीलिए, और टोटल पॉइंट 7 ही है। अब देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी 6 नंबर में आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन अंतर स्पष्ट आता है, नॉर्मली अंतर स्पष्ट नहीं आते +2 में, +1 में आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फिर से 6 मार्क्स में 2019 में आया हुआ है। औपचारिक जनकीकी सामाजिक जनकीकी से किस प्रकार भिन्न है? हमसे भिन्न पूछा गया, अंतर स्पष्ट नहीं पूछा गया है। औपचारिक जनकीकी के अध्ययन का लक्ष्य जनसंख्या की प्रक्रियाओं को के मापने तक सीमित है, जबकि सामाजिक जनसंख्या अध्ययन का अधिक व्यापक क्षेत्र है। अब कैसे, ये आपने समझना है।
जो औपचारिक जनसांख्यिकी है वो स्पेशली जितनी बातें जनसंख्या से रिलेटेड है उसमें काम आएगा, जैसे कि जनसंख्या, आयु संरचना, साक्षरता यानी कि पढ़े लिखों की संख्या, उसके बाद मृत्यु दर, जन्म दर, वो सब आएगा। अब देखते हैं इसमें जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक प्रक्रियाओं के बीच संबंध का विश्लेषण करते हैं। तो पहला यहाँ पे डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, जनसंख्या का भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, पर मैंने जनसंख्या से स्टार्ट नहीं किया है, मैंने आयु संरचना से स्टार्ट किया है। आयु संरचना, इसमें वही पहले वाला ही डिफिनेशन है, एक बार आप देख लीजिए। इसमें सभी वर्ग के आयु के बच्चे, युवा, बूढ़े व्यक्ति शामिल किए जाते हैं। यह कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों का अनुपात होता है। साक्षर, साक्षर का मतलब है पढ़े लिखे व्यक्ति। जनगणना के अनुसार साक्षर उसी व्यक्ति को माना जाता है जो किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकता है। जन्म दर, एक दिए हुए समय और स्थान पर प्रति 1000 लोगों के पीछे जन्म लेने वाले लोगों की संख्या। मृत्यु दर, किसी दी हुई अवधि तथा स्थान पर प्रति 1000 लोगों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या। मातृ मृत्यु दर, ये वो है जब शिशु जन्म लेता उसी टाइम माँ की मृत्यु हो जाती है, तो मातृ मृत्यु दर कहते हैं। बच्चे के पीछे प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या। लिंग अनुपात, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। शिशु मृत्यु दर, जीवित पैदा हुए बच्चे 1000 बच्चे के पीछे 1 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले मौत के मुंह में चले जाने वाले बच्चों की संख्या। ये स्थिति तब होता है जब अकाल पड़ा हो या भूखमरी हो या कुपोषण जैसी स्थिति हो, तो 1 साल के अंदर बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इंडिया के 6 से 7 स्टेट इसमें शामिल हैं। यूपी, बिहार, उड़ीसा ये सब शामिल है। मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ नॉर्मली रोजगार का अभाव है और जनसंख्या ज़्यादा है, जिसके कारण ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हैं जो 5 ईयर्स में आए हुए थे। अगले चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन रह जाए या थोड़ी बहुत ईगर रह जाए तो आपने खुद ठीक करनी है। अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है सब्जेक्ट रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।